नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करें राजनीति की, विपक्षियों की, कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद ये तो हमेशा से ही रहा है कि केंद्र में जो सत्ता होती है, विपक्षी सभी एकजुट होकर उस पर हावी होते हैं। वहीं ये जो मुहिम है, ये नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में आने के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस मुहिम में जो सबसे आगे थे वो थे चंद्रबाबू नायडू, इसके बाद शरद पवार, कांग्रेस आदि पार्टियां थी। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का क्या हाल हुआ महाराष्ट्र में, ये सभी को पता है। 48 जो सीटें थी उनमें से 42 सीटें जो बीजेपी गठबंधन था वो जीता, बाकी एक निर्दलीय और बाकी विपक्षी जीते। वहीं दूसरी तरफ इनका शरद पवार जी का क्या हाल अब तक हो रहा है ये सभी को पता है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें तो अब स्थिति ये है कि उनका अस्तित्व ही खतरे में आ चुका है। वो हर जगह से अपने क्षेत्र में चुनाव हार चुके हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, वो अपने क्षेत्र में भी वो चीज़ें नहीं जीत पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका अस्तित्व इस तरह खतरे में आ गया है कि अब वो उम्मीद लगाए खड़े हैं कि बीजेपी किसी तरह उनसे समझौता कर ले और उनका अस्तित्व बच जाए। अब यही विपक्षी एकता की कोशिश की 2021 में कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, जिसमें विपक्षी एकता की कोशिश की। अगस्त 2021 में एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई, जिसके बाद वर्चुअल मीटिंग हुई। उसके बाद 2014 में दिसंबर में जो है इसके बाद एक बैठक बुलाई सोनिया गांधी के घर पर हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी को बुलाया नहीं गया, बीएसपी ने आने से मना कर दिया और ममता बनर्जी वहां पर पहुंची नहीं। जिसके बाद बहुत बड़ा विस्फोट हुआ पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। अब जो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो अपमान हुआ वो पार्टी को बहुत भारी पड़ा। इसके बाद G23 बना, गुलाम नबी आज़ाद बाहर हो गए। अब लंबी लिस्ट है कांग्रेस पार्टी से बाहर होने वाले नेताओं की। गुलाम नबी आज़ाद बाहर हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर हुए, इसके अलावा जितेंद्र प्रसाद निकल गए। तो लंबी लिस्ट है कि कांग्रेस पार्टी में आया कोई नहीं है, पर चले बहुत से ऐसे नेता गए जो बहुत ही बड़े नेता थे। जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद बाहर तो हुए, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा तो दिया, पर इसके साथ साथ उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, जिसमें मैं जो मानती हूँ कि इसमें जो एक बात है, जिस तरह इस इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, यानी कि इस परिवार की, गांधी परिवार की बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी जितनी कि गुलाम नबी आज़ाद ने एक चिट्ठी लिखकर इनकी इतनी बेइज्जती की, जो कि एक बहुत ही शर्म की बात है। वहीं अब इतना तो हुआ ही, वहीं इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि गुलाम नबी आज़ाद से मिलने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शैलजा इसकी शिकायत पार्टी हाईकमांड से कर देती हैं कि देखो गुलाम नबी आज़ाद से मिलने जा रहे हैं। वहीं अशोक चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, खबर इतनी बड़ी है कि ये 12 विधायकों को लेकर, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, पर खबरों की माने तो कम से कम 12 विधायकों को लेकर खबर ये है कि ये कभी भी बीजेपी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो अब जिन्होंने भी विपक्षी एकता की कोशिश की, चाहे वो शरद पवार हो, शरद पवार के खुद खास जो 2 नेता हैं वो अभी जेल में हैं, और किस तरह पार्टी उनकी गड्ढे में जाती जा रही है। कब उनकी पार्टी में भी कोई ऐसा ही जो एकनाथ शिंदे है खड़ा हो जाए, वो कुछ नहीं पता। शरद पवार की जो इतनी बुरी हालत है, इसको देखते हुए पता चलता है कि जिन्होंने भी विपक्षी एकता की कोशिश की है, उनकी जो हालत हुई है वो इसी से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद आई ममता बनर्जी। 2021 की जीत के बाद ममता बनर्जी अपने आप को एक योद्धा की तरह समझने लगी थी। बड़े बड़े सपने देखने लगी थी कि अब तो मैं केंद्र में बैठूंगी, अब तो मैं प्रधानमंत्री ही बनूंगी, और उसके लिए वह अपना अश्वमेध यज्ञ का जो उन्होंने घोड़ा वो छोड़ दिया। वहीं आज जो उनकी स्थिति है उससे सभी को पता लग गया है कि वो आरएसएस को अब बोलती हैं कि आरएसएस में सभी बुरे नहीं हैं,
कुछ अच्छे भी हैं और वो अपने बयान पर टिकी भी हुई है। जो 5 दिन पहले माहौल दिल्ली में आने पर ममता बनर्जी का बनाया जाता था कि अरे देखो ममता बनर्जी आ रही हैं, ममता बनर्जी आ रही हैं, जिस तरह उनका पूरा शेड्यूल फिक्स होता था कि आज इस नेता से मिलेंगी, इस समय पर इस नेता से मिलेंगी, इस समय पर इस नेता से मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती हैं। जो ममता बनर्जी की जो हवा थी अब बिल्कुल ही वो बदल गई है उनके, अब वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही सिमट कर रह गई हैं। वहीं तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव उन्होंने भी ये अभियान शुरू किया था। 2019 से पहले ही वो कोशिश कर चुके थे, भाजपा और गैर कांग्रेस मोर्चा बनाने की कोशिश कर चुके थे, जिसमें उन्होंने एनडीए या उनके सपोर्टर्स को छोड़कर, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेडी हो या वाईआरसीपी हो, इनको छोड़कर सभी से मिलने की कोशिश की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने मुलाकात केजरीवाल से की, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इनसे की। और जिसके पटना में जो अभियान था इसका समापन कर दिया, जिस अभियान को देखकर यही लग रहा था कि ये एक मजाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, ये लोग एक मजाक कर रहे हैं और उसी तरह का अभियान चला रहे हैं। इसके बाद आए केजरीवाल जैसे ही पंजाब में चुनाव जीते, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे कि भाई अब तो मैं पूरे हिंदुस्तान का राजा हूँ। वो पीएम पद के उम्मीदवारी के रूप में, यानी कि पद की उम्मीदवारी तो छोड़ो, वो पीएम की कुर्सी पर अपने आप को देखने लगे, जिसके लिए वो पूरा नेतृत्व करने लगे। आज उनकी हालत ये है कि उनका एक मंत्री जेल में है और दूसरा कब चला जाए जेल ये भी नहीं पता। जिस तरह से वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, उनकी जो कंपनी है, फैक्ट्री है झूठ बोलने की, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे ज़्यादा वो झूठ निकाल रहे हैं। तो ऐसे झूठ टिकते थोड़े ही हैं, जितनी कैपेसिटी होगी चीज़ उतनी ही बनाई जानी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा बनाओगे तो वो कमज़ोर ही बनेगी। तो इसी तरह का काम अब केजरीवाल का चल रहा है कि वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं और जो झूठ जिनका भंडाफोड़ आए दिन होता रहता है। तो केजरीवाल का जो हाल हुआ वो ये हुआ कि उनका एक मंत्री जेल में है और दूसरा कब चला जाए ये कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी बार इसके बाद आए नीतीश कुमार अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे, सीधे मोदी जी को चैलेंज करने लगे कि भाई मैं ही हूँ जो मोदी जी को चैलेंज कर सकता हूँ, मोदी जी मुझसे डरते हैं। राष्ट्रीय पार्टी के जो नेता हैं वो भी मोदी को चैलेंज करने की अभी सोच नहीं रखते, अभी इतने नहीं कर सकते, क्योंकि मतदाताओं ने इतना अधिकार उन्हें नहीं दिया है। क्योंकि अगर वो चैलेंज करते भी हैं तो मुंह के बल आके गिरेंगे, ये सभी को पता है। वहीं दूसरी तरफ वो बोलते रहते हैं, आए दिन बयान देते रहते हैं कि 2024 में देख लेंगे, 2024 तक इनकी दाल नहीं गलेगी, 2024 में इनको उखाड़ फेंकेंगे। इतनी अनाप शनाप बातें बोलते हैं, बदतमीजी की हद पार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो नीतीश कुमार हैं लालची नेता के रूप में उभरे हैं, क्योंकि ये अपनी कुर्सी को लेकर इतने जो है कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कई बार इन्होंने गठबंधन भी तोड़े हैं, पहले लालू और तेजस्वी के खिलाफ चीज़ें बोलते थे, बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, उनके साथ तोड़कर फिर से लालू, बीजेपी के साथ फिर से तोड़कर फिर से लालू और तेजस्वी के साथ चले गए। और जिस तरह इन 5 सालों में तेजस्वी यादव ने जितनी बुरी बातें हैं इनके खिलाफ बोली हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ, उसके बावजूद उन्हीं से गठबंधन करना बस इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी बच जाए। अब तेजस्वी यादव तब तक नहीं चाहते कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, तब तक ही रहेंगे। जिस दिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बाहर फेंका, उनकी पार्टी तो बिल्कुल ही बंद है। वहीं दूसरी तरफ ये जो लोग हैं जो अपने आप को पीएम के कुर्सी पर देख रहे हैं, इन सभी का, विपक्षियों की एकता का जिन्होंने सपना देखा है, इन सभी का हाल आज क्या हो रहा है ये सभी को पता है। अब स्थिति ये है कि मतदाता खुद इन्हें अधिकार नहीं देते कि ये इस तरह के काम करें। अब नीतीश कुमार को ही देख लीजिए, बिहार में मतदाताओं ने भी जवाब दे दिया है कि अब हमें नीतीश कुमार इस कुर्सी पर नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमें कोई और नेता चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ करते ही नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार इसके लिए बीजेपी और चिराग पासवान को बुरा भला बोलते हैं कि बीजेपी और चिराग पासवान ने षड्यंत्र रचा है, बीजेपी मुझसे डर गई है क्योंकि मैं पीएम बन सकता हूं, पीएम पद का उम्मीदवार हूं, इसीलिए मुझसे डर गई है बीजेपी, इसलिए हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमें अच्छा हंसता हुआ खेलता हुआ, यानी कि कुर्सी पर मेरी कुर्सी उनसे झिल नहीं रही है, इस तरह की अनाप शनाप बातें
वो बीजेपी के खिलाफ करने लगे, क्योंकि जो एक होता है ना कि एक चीज़ होती है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो अपने आप ही रोने लगता है। तो इसी तरह की चीज़ें अब जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।